चरण है, कैसे जो यादव लैंड है उसको फिर से वापस पाने की कोशिश जो है पूरे समाजवादी पार्टी कर रही है। वहीं इस बीच में बुंदेलखंड का जो रीजन आता है इस तीसरे चरण में, कहा जा रहा है कि उस रीजन के अंदर एक बार फिर से दलित वोट बैंक जो है वो एकजुट हो रहा है। तो यहां पर एडवांटेज बीएसपी भी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार इन 59 सीटों में से 15 सीटों पर बीएसपी जो है वो नंबर 2 के पायदान पर रही थी। तो यहां पर जो जातिगत समीकरण है और यादव वोट बैंक बहुल, ये पूरा का पूरा जो 16 जिले हैं उसमें से 8 जिले जो हैं यादव बहुल इलाके हैं। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए हम बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां के गणित बैठ रहे हैं। और साथ ही लगातार पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर भी जो वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट हो रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कितनी हवा में बातें हैं और कितना जमीन पर काडर है और कितनी जीत की दावेदारी में दम है, इस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, मैनपुरी से मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और मनोज गेरला जी एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, आज सुबह से जो एक अहम फैक्टर हम लोग लगातार इस पूरे तीसरे चरण में निकल कर आ रहा है, यादव लैंड पे दोबारा अपना वर्चस्व स्थापित करने की बात तो है ही समाजवादी पार्टी के लिए। साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल कर आया है, वो है बुंदेलखंड रीजन में बीएसपी को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच और उसको भी एक पार्टी के तौर पर देखना, जहां पर दिल्ली में बैठकर हम लोग कहते हैं कि बायपोलर मुकाबला है, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर लोगों की पसंद बीएसपी भी बनती दिख रही है। जी हाँ पिनाज, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हम दिल्ली से बैठ के देखते हैं उसमें काफी ज्यादा अंतर है। अगर ये थर्ड फेज की हम बात करें तो थर्ड फेज में से 15 तो आरक्षित सीटें हैं। अब ये पिछले से पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें इन 15 आरक्षित सीटों में से 10 सीटें बीएसपी को मिली थी, और बाकी यहाँ 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहाँ की दलितों का वोट परसेंटेज 25% से ऊपर है। तो आप देखिएगा कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इस बारी उम्मीद है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलितों के साथ साथ बाकी जो कास्ट हैं वो भी एक साथ मिलकर वोट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ जगह में ये जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और बीएसपी जिसको कि हमें लगता है कि थोड़ी कि दिल्ली से बैठकर लगता है कि उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो काफी स्ट्रांग है। आप देखिएगा कि बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जिसके दम पे बीजेपी अपनी पे लोगों से वोट मांग रही है, वो है कि बीजेपी ने बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिया। लेकिन अगर आप ग्राउंड में बात करें, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स ने बात करी, तो ग्राउंड में जो लोग हैं वो बहन जी का भी शासन याद करते हैं कि उस समय का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल, और उस समय के लॉ एंड ऑर्डर को याद करते हुए लोगों को लगता है कि वहां पर भी दलित वोट जो है अपने दलित अस्मिता के चलते भी अपने एक दलित लीडर को जो है इंटैक्ट कहा जाता है कि वोट रहता है, तो वो भी मार सकता है। ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है? मैनपुरी से मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आप लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, आप एक तरह से एक एक जिले में जा रहे हैं, देख रहे हैं, भांप रहे हैं वहां वोटर का मूड। तो हम यहां पर अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो ये जो 16 जिले हैं इसमें अगर यादव वोट बैंक का दबदबा है तो हम दलित वोट बैंक को भी नकार नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ग्राउंड पर कितनी ये त्रिकोणीय मुकाबला किन किन जगहों पर किन किन सीटों पर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो ज्यादातर हिस्से हैं अभी तक हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड फेज में बहुत कम इसलिए आंक रहे थे क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर्स को ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उसका जाता हुआ झुकाव दिख रहा था। लेकिन जैसे ही आप तीसरे फेज में घुसते हैं, तीसरे फेज में आते हैं, तो यहाँ जातियों की संरचना और जातियों का एक दूसरे के साथ संयोजन यही तय करता है कि आखिर किस तरह जीता जाता है। जो यादव बेल्ट इसको कहा जाता था, उसको तो पिछले 2 चुनाव ने एक तरह से बिल्कुल ये साबित कर दिया कि सिर्फ एक दम पर एक जाति अपने से कोई भी चुनाव जीतकर किसी को एक बेल्ट के तौर पर डेवलप नहीं कर सकती है, या उसको ये माना नहीं जा सकता। क्योंकि अगर पिनाज पहले से समय आप देखेंगे तो जब मुलायम सिंह यादव ने यहाँ शुरुआत की थी उस तरह से राजनीति 92 के बाद की, मैं 92 के बाद की बात कर रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी थी, तो उन्होंने अपने आप को एक ओबीसी लीडर के तौर पर देखा। और जो यहाँ साक्य हैं, बघेल हैं, धनगर हैं, पाल हैं, ये तमाम लोगों ने उनको लीडर के तौर पर अडॉप्ट किया। लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में फ्रिक्शंस बढ़े और अलग अलग जातियों की अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी उन्होंने अपने लीडर्स पैदा कर दिए। और इसमें अगर आप देखेंगे बुंदेलखंड के इस हिस्से में, बुंदेलखंड में जो हिस्सा यहाँ आ रहा है इस चुनाव में है, उन तमाम जगह में दलितों का भी बड़ा ताकतवर प्रेजेंस था और एक बेहतर संयोजन के साथ
जो 2007 का जो करिश्मा माना गया था उस समय जब मायावती चुनाव जीत कर आई थी, तो वो जातियों का एक बहुत बेहतर संयोजन था। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ चूंकि फिर वापस यहाँ आकर जो लड़ाई फंस रही है, यहाँ चूंकि मुस्लिम बहुत ही ज्यादा संख्या में नहीं है और इतनी संख्या में बहुत कम सीट पर भी है कि उंगली से भी कम है जो कि वहां वो अपने किसी झुकाव से किसी सीट का फैसला कर दे। तो फिलहाल जब हम लोग जालौन की तरफ बढ़ रहे हैं या इस तरफ औरैया की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि बसपा जातीय जो संयोजन है उसको ज्यादा बेहतर करती हुई इस समय दिख रही है, यानी वो वहां फाइट में दिख रही है। जो इस तरफ आते हैं जहां यादव बेल्ट की बात की जाती है, तो यहां इस पूरे हिस्से में आपको दिखेगा कि बीजेपी पिछली बार जिस समीकरण के साथ थी उसी समीकरण को इस बार भी साध रही है। यहां दिख रहा है कि आप जाते हैं तो कुछ सीटों पर अलग अलग जगह, हालांकि हम लोग जो जातीय राजनीति पर इतनी ज्यादा लोग खुलकर चर्चा कम करते हैं, लेकिन जब आप यहां आएंगे तो ग्राउंड पर आपको साफ पता चल सकता है। पिनाज जब आप गांव में घुसते हैं तो आप पूछ लीजिए कि हमको साक्य पट्टी की तरफ जाना है, तो आपको पता चल जाएगा वहां क्या चल रहा है, और अगर यादव बेल्ट उसमें घुसना है तो वहां क्या चल रहा है। इसमें बहुत कम एब्रेशंस दिखता है। तो मुझे लगता है यहां कुछ सीटों पर और कुछ जिलों में बसपा उस जातीय संयोजन के साथ कुछ बेहतर तरीके से लड़ती दिख रही है। बाकी जगह पर आपको सपा और भाजपा एक दूसरे से पुराने उसके साथ कोशिश कर रहे हैं।